Hello and welcome to my programming channel, Programming for Anyone and Everyone। अब हम पहुंचे हैं अपनी 16th मॉड्यूल में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है। आजकल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बहुत यूज़ होती है, तो आइए इसको पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है। सबसे पहले अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होती थी, जो गो टू यूज करके होती थी। फिर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग आई, जिसमें फंक्शंस और प्रोसीजर्स बना दिए गए, कोड को फंक्शंस और प्रोसीजर्स में डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें रियल वर्ल्ड एंटिटी, जो रियल वर्ल्ड में चीजें होती हैं, उसके बेसिस पे कोड को डिवाइड करते हैं। कुछ डेटा होता है, हर एक एंटिटी में कुछ डेटा होता है और कुछ उसका बिहेवियर होता है। तो डेटा और बिहेवियर को बंडल करके एक ऑब्जेक्ट बनता है। उस ऑब्जेक्ट से कोडिंग होती है। ऑब्जेक्ट के कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं, यूनिक एट्रीब्यूट्स होते हैं, और कुछ उसका बिहेवियर। तो इसमें एब्स्ट्रैक्शन होती है, एनकैप्सुलेशन होती है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इनहेरिटेंस होती है। इन सब कॉन्सेप्ट्स को हम आगे पढ़ेंगे, पर पहले जान लें कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एडवांटेजेस क्या हैं? एक तो स्ट्रक्चर काफी क्लियर हो जाती है, मेंटेनेंस इजी हो जाती है, कोड कम लिखना पड़ता है, डेवलपमेंट टाइम फास्ट हो जाता है, कम टाइम में जल्दी आप रिलीजेस दे सकते हैं, और फाइनली रियल वर्ल्ड मॉडलिंग होती है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। तो जैसे रियल वर्ल्ड में नंबर है, नंबर का कुछ डेटा होगा कि नंबर है क्या, और नंबर का कुछ फीचर होगा कि उसको ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये उसका बिहेवियर होगा। तो नंबर एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। चेयर, टेबल, पिज्जा, कुछ भी आप जो रियल वर्ल्ड में चीजें दिखती हैं, आप उनके ऑब्जेक्ट्स बना के उनको कोड कर सकते हो। जैसे कि एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ब्राउजर में जो टैब होता है, जो आप न्यू टैब खोल के नई साइट खोलते हैं ना, वो टैब एक ऑब्जेक्ट, उसकी कुछ लेंथ होती है, कुछ ब्रेड्थ होती है, कुछ कलर होता है, ये उसके डेटा है, और उसका कुछ बिहेवियर है। उसको शो कर सकते हो, आप हाइड कर सकते हो, उसको बड़ा कर सकते हो, उसमें कोई यूआरएल ओपन कर सकते हो, ये सारा उसका बिहेवियर है। तो टैब एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसका बिहेवियर में सारा कोड आ जाएगा। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। सबसे पहले दो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, डायल और नाइगार्ड। उन्होंने 1960s में पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बनाई थी, जिसका नाम था सिमुला। उसके बाद एलन के ने 1966 में उस आइडिया को आगे बढ़ाया और एक नई लैंग्वेज बनाई, जिसका नाम था स्मॉल टॉक। जॉन स्ट्रासरू ने C++ बनाई थी, बहुत फेमस है। सी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट डाल दिया और बन गई C++ 1979 के आसपास। जैसे सी लैंग्वेज में अगर हम आई को 5 से 6 करना है, ऐड करना है आई में, तो हम लिखते हैं I++। वैसे ही उन्होंने सी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऐड करके C++ बना दी। अब आज की डेट में क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज होती है? आज ही होती है। एडोब फोटोशॉप में, एडोब इलस्ट्रेटर में, सब जगह यूज होती है। गूगल क्रोम और फायरफॉक्स में भी यूज होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसे मैंने बताया, टैब को रिप्रेजेंट करने के लिए, रेंडरिंग इंजन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है। तो अब हम आपको समझाते हैं कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पहले एग्जिस्ट करती थी, उसमें प्रॉब्लम क्या थी। अब हमारे पास शेप्स हैं, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है। तीनों में कैलकुलेट एरिया करके एक फंक्शन है, लेकिन तीनों में पैरामीटर्स अलग है, किसी में 1 है, किसी में 2 है, और तीनों का फॉर्मूला अलग। तो हमें 3 फंक्शन बनाने पड़ेंगे। नॉर्मल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में हम 3 बना देते, कैलकुलेट एरिया स्क्वायर, कैलकुलेट एरिया रेक्टेंगल, कैलकुलेट एरिया सर्कल। लेकिन ये 3 फंक्शन अलग अलग हैं। इनमें 3 में कुछ कॉमन है तो तीनों कैलकुलेट एरिया ही ना, और तीनों में जो कॉमनैलिटी है वो यहाँ रिप्रेजेंट नहीं हो रही है। तो ये एक ही सिक्के के 3 पहलू। तो हमने इसको एक शेप बना दिया, शेप एब्स्ट्रैक्ट क्लास।
उसमें भी एक कैलकुलेट एरिया करके फंक्शन तो है, लेकिन इस फंक्शन में अभी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उसको पता नहीं है कि कैलकुलेट एरिया करेंगे कैसे। तो हमने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया इस फंक्शन को। एब्स्ट्रैक्ट बनाना मतलब अभी हम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, उसको कैलकुलेट कैसे करना है वो हम अभी नहीं बता पाएंगे। फिर हमने स्क्वायर में, रेक्टेंगल में और सर्कल में, तीनों में इस क्लास को सुपर क्लास बना दिया, शेप क्लास की सब क्लासेस बना दी। यानी स्क्वायर भी शेप है, रेक्टेंगल भी शेप है, सर्कल भी शेप, और तीनों में एक ही फंक्शन का नाम दिया कैलकुलेट एरिया। तीनों में एक ही फंक्शन है और उसके पैरामीटर्स अलग अलग हो सकते हैं, उसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अलग अलग हो सकता है। तो सब क्लास का क्या मतलब होता है? इज अ रिलेशनशिप होती है, यानी Hyundai इज अ कार, तो कार सुपर क्लास होगी और उसकी सब क्लास हो गई Hyundai। फिर Audi इज ऑल्सो कार, तो कार सुपर क्लास हो गई, सब क्लास हो गई Audi। ऐसे। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्लास होती है एक टाइप, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, टैब एक क्लास है और उसके एक वेरिएबल को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। पाइथन में तो सब कुछ ही क्लास है, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, तो ऐसे भी होता है। तो क्लास होती है एक पर्टिकुलर टाइप, एक जैसे स्टूडेंट हो गया, एम्प्लॉय हो गया, ये सारी क्लासेस है। एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय एक ऑब्जेक्ट। अब इसमें सबसे पहले जो सेल्फ नाम का एक पैरामीटर होता है, क्लास में जितने भी फंक्शंस होते हैं उसमें एक पैरामीटर जरूर आता है। जो पहला पैरामीटर होता है उसको नॉर्मली बोलते हैं सेल्फ। ये सेल्फ नाम का पैरामीटर हम फंक्शन को कॉल करते समय पास नहीं करते, बल्कि पाइथन इसको अपने आप पास करता। वो कैसे करता है हम बता दो। तो यहाँ पे सैलरी नाम का एक फंक्शन है जो किसी क्लास में हमने लिखा है। उसमें पहला पैरामीटर है सेल्फ, दूसरा आवरली रेट, के सैलरी का आवरली रेट क्या है। तो ये जो सेल्फ नाम का पैरामीटर है, नीचे हमने इस फंक्शन को कॉल किया है alice.paySalary 20। तो इसमें आवरली रेट 20 है, लेकिन देखो अब हमने सेल्फ नाम के पैरामीटर को पास नहीं किया, सिर्फ आवरली रेट जो एक्चुअल पैरामीटर है उसी को पास। तो एलिस जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट पाइथन अपने आप सेल्फ में पास कर देगा। ये पे सैलरी हमने किस ऑब्जेक्ट का कॉल किया, उस ऑब्जेक्ट को सेल्फ में डाल के पास कर। फिर ऐसे ही एक और फंक्शन होता है इनिट। वो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब कॉल होता है, अगर हमें उस ऑब्जेक्ट में कुछ भी इनिशियलाइजेशन करनी हो तो वो हम उसमें कर सकते। ये भी मेथड हम कॉल नहीं करते, ये पाइथन अपने आप कॉल करता है। इसका नाम होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अब सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं। हमें एम्प्लॉयज की सैलरी कैलकुलेट करनी है उनके आवरली रेट के बेसिस पे, कितने आवर्स उन्होंने काम किया मल्टीप्लाइड बाय उनका रेट क्या था, तो सैलरी आ जाएगी। जब भी एम्प्लॉय एंटर कर रहा है ऑफिस में तो हम पंच इन कर रहे हैं और नोट कर रहे हैं टाइम क्या है, और पंच आउट के समय भी हम टाइम नोट कर रहे हैं। दोनों का डिफरेंस निकाल के कितनी देर वो ऑफिस में रहा वो स्टोर करते रहेंगे, रोज के रोज ऐड करते रहेंगे और अल्टीमेटली हम महीने के एंड में सैलरी निकाल सकते हैं। फिर तो हमने इंपोर्ट टाइम कर दिया, क्लास एम्प्लॉय बना दी। इनिट फंक्शन में एम्प्लॉय का नाम हमने स्टोर कर दिया। ये जो नेम पैरामीटर आया है ना, ये एक लोकल वेरिएबल टाइप का है जो फंक्शन खत्म होने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो हमें इसको परमानेंटली स्टोर करना है। तो हमने एक सेल्फ डॉट नेम नाम का वेरिएबल ले लिया। सेल्फ डॉट नेम मतलब ये सारे ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स हैं, तो सेल्फ डॉट समथिंग जो भी होता है वो सारे इस ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं, डेटा पॉइंट जो स्टोर है। तो सेल्फ का नाम क्या है, हमने नेम से इनिशियलाइज कर दिया। टोटल आवर्स अभी 0 है, अभी उसने काम नहीं किया, और पंच इन टाइम भी हमने नन कर दी। अब एक और फंक्शन हमने बनाया पंच इन। इसमें हम करंट टाइम को नोट करके सेल्फ डॉट पंच इन टाइम में स्टोर कर देते हैं। वही जो पंच इन टाइम हमने ऊपर नन किया था, अब उसमें पंच इन टाइम स्टोर हो जाएगा, और प्रिंट भी कर रहे हैं साथ के साथ। ऐसे ही एक पंच आउट फंक्शन भी है, उसमें हम चेक करते हैं कि अगर पंच इन टाइम नन है, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट ने पहले पंच इन किया ही नहीं है और वो पंच आउट कर रहा है, वो तो बनती नहीं बात ना। तो हमने नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। एरर प्रिंट करके और रिटर्न कर दिया। पर पंच आउट टाइम, अगर पंच इन टाइम नन नहीं है तो हमने करंट टाइम को पंच आउट टाइम में स्टोर कर लिया, फिर माइनस करके 3600 से डिवाइड करके सेकंड्स में ले आए और टोटल आवर्स में ऐड कर दिया और प्रिंट कर दिया कि सेल्फ डॉट नेम पंच आउट आफ्टर इतने आवर्स।
और पंच इन टाइम को फिर नन कर दिया ताकि वो नेक्स्ट टाइम आप पंच इन कर सके। आई होप इतना क्लियर है। अब क्या होता है, एक बार ही जावा डेवलपर से पूछा जाता है, भाई आप चश्मे क्यों पहनते हो? तो जावा डेवलपर्स ने बोला बिकॉज वी कैनॉट सी शार्प। सी शार्प एक लैंग्वेज है ना। तो अच्छा जोक था। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब चलते हैं पे सैलरी पे। तो सैलरी में कुछ नहीं करना है, टोटल आवर्स को आवरली रेट से मल्टीप्लाई कर दो। आवरली रेट यहाँ एक पैरामीटर है, मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दो सैलरी ये है। फिर एक रीसेट फंक्शन है, जब महीने के एंड में सैलरी दे दी फिर सारे चीज़ों को ज़ीरो करना है दोबारा से ताकि नेक्स्ट मंथ की सैलरी फिर ट्रैक हो सके। तो टोटल आवर्स को भी ज़ीरो कर दिया, पंच इन टाइम को नन कर। अब हम एक्चुअली आपको करके दिखाएंगे कि कैसे एम्प्लॉय क्रिएट होता है, कैसे पंच इन होता है, कैसे पंच आउट होता है। अब हमारी इस पूरी सीरीज में PG 101 से लेके अभी तक और बाद में भी प्रोग्रामिंग बेसिस की ये पूरी सीरीज है। इसमें कहीं भी हमने आपको कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स जो नॉर्मली टेक्स्ट बुक में दिया होता है, शेप लेके या एनिमल्स लेके बहुत ही कॉन्सेप्चुअल लेवल पे समझाया जाता है, वो हमने नहीं किया। हमने रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स दिए जो इजीली आप समझ सकें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। हमने तो मेहनत की है, रियल लाइफ एग्जांपल्स है, कोई टेक्स्ट बुक टाइप एग्जांपल्स नहीं है। तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है। तो फिर हमने अब एलिस को एक न्यू एम्प्लॉय बनाया, फिर एलिस को पंच इन किया है, फिर थोड़ी देर वेट करके, स्लीप मतलब वेट, फिर उसके बाद पंच आउट कर दिया और पे सैलरी 20 के रेट से, 20 के आवरली रेट से उसको पे कर दिया। अब थोड़ी बात करते हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स। आई होप कि आपने डेटा स्ट्रक्चर्स वाला वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा तो प्लीज जाके देखा, ये वो भी काफी अच्छा वीडियो हमने बनाया था और इसके साथ रिलेटेड भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो क्लास जो है क्या करती है, वो बंडल करती है कुछ डेटा को और कुछ फंक्शंस। ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल होता है उस क्लास का, इसको ही एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। लंबा सा वर्ड है, मीनिंग सिंपल सा है, बंडलिंग ऑफ डेटा एंड एट्रीब्यूट्स। बंडलिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। अब कई बार क्या होता है कि प्रोग्रामर्स को एक बार बुलाया गया बल्ब चेंज करने के लिए, लेकिन किसी ने भी करा नहीं। क्यों नहीं करा? क्योंकि वो एक हार्डवेयर प्रॉब्लम थी और प्रोग्रामर्स हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं देखते। अब हम चलते हैं सब क्लास। हमने एक सब क्लास बनाई, एक्सटर्नल कंसल्टेंट, और ब्रैकेट में हमने लिखा है एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय सुपर क्लास है और सब क्लास है एक्सटर्नल कंसल्टेंट। तो एक्सटर्नल कंसल्टेंट इज एन एम्प्लॉय, है तो वो एम्प्लॉय इज अ रिलेशनशिप है, इसीलिए हमने सब क्लास बनाई है। जितने भी बीटेक का सिलेबस होता है ना, उसमें से प्रोग्रामिंग पर्ल्स हमने निकाल के इस सीरीज में डाल दिए हैं। जितनी भी नॉलेज प्रोग्रामर को होनी चाहिए वो सारे कॉन्सेप्ट्स हमने सिखाए हैं, चाहे वो रेगुलर एक्सप्रेशन हो, चाहे वो रिकर्शन हो, ताकि आपके फंडे क्लियर हो जाए। अब हम चलते हैं, इस एक्सटर्नल कंसल्टेंट का क्या है, इसका रेट फिक्स है। तो हमने क्या किया, एक इनिट मेथड इसमें भी है, उसमें हमने सुपर क्लास के इनिट को कॉल कर दिया, नेम से इनिशियलाइज कर दिया उसको, फिर आवरली रेट को सेट कर दिया 100। पिछली बार हम आवरली रेट पैरामीटर बना के पास कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम आवरली रेट को फिक्स कर, एक्सटर्नल कंसल्टेंट का रेट फिक्स है। और फिर हमने पे सैलरी फंक्शन को कॉल किया, पे सैलरी में वही सेम है, मल्टीप्लाई करके दे दो। अब पंच इन और पंच आउट ये दो फंक्शन हमें यहाँ नहीं लिखने पड़े, क्योंकि वो फंक्शन सेम थे तो हमने लिखे दिए, हमने स्किप कर दिए। तो यहाँ ये आई होप का आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है पर बड़ा पावरफुल कॉन्सेप्ट। पे सैलरी में ये पहले एक पैरामीटर था, अब एक भी नहीं है, क्योंकि हमने रेट फिक्स कर दी। इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। हमने एक्सटर्नल कंसल्टेंट में इनहेरिट किया क्लास एम्प्लॉय और उसके एक मेथड को ओवरराइड करके चेंज किया पे सैलरी में, और इनिट पे भी थोड़ा सा चेंज किया। इसको बोलते हैं इनहेरिट। अब आती है एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन का बेसिक मीनिंग ये होता है कि तुम किसी कॉम्प्लेक्स चीज की कॉम्प्लेक्सिटी को छुपा के उसका कुछ इजी अप्रोच को विजिबल कर रहे हो। जैसे कि एक कार है, अब ड्राइवर उसको चलाता है, कार का इंजन कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन ड्राइवर को ये जानने की जरूरत नहीं होती कि इंजन चलता कैसे है। उसको बस इतना पता होना चाहिए स्टीयरिंग कैसे घुमाते हैं, क्लच ब्रेक एक्सेलेरेटर कैसे दबाते हैं,
और गियर कैसे चलाते हैं, वो कार चला लेगा। इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं कि हम किसी क्लास में कोई फंक्शन डाल सकते हैं, पर अगर हमें पता नहीं कि वो फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट होगा, तो उसको टेम्परेरीली हम एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं और फिर सब क्लास में उसको एक्चुअली डिफाइन कर सकते हैं कि वो कैसे काम करेगा। तो इसको जो सब क्लास में डिफाइन करते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट का ऑपोजिट होता है, उसको बोलते हैं कॉन्क्रीट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब पता नहीं कैसे होगा, कॉन्क्रीट मतलब पता है कैसे होगा। उसके बाद आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म होता है एक ही चीज है जिसके दो अलग अलग या तीन अलग अलग नजरिए हैं, कुछ कुछ बिहेवियर डिफरेंट है, चीज एक ही है। तो जैसे दो एग्जांपल्स तो पॉलीमॉर्फिज्म के हम आपको दिखा चुके हैं अभी तक। शेप था, सर्कल का कैलकुलेट एरिया अलग था, स्क्वायर का अलग था और सर्कल का अलग था, रेक्टेंगल का अलग। तो ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म कि एक ही फंक्शन था पर वो अलग अलग क्लासेस में अलग अलग तरीके से डिफाइंड था, अलग अलग पैरामीटर्स थे, अलग अलग कैलकुलेशन का फॉर्मूला था। और एक और एग्जांपल यही था एम्प्लॉय वाला। एम्प्लॉय में पे सैलरी अलग तरीके से डिफाइंड था, एक्सटर्नल कंसल्टेंट में सैलरी अलग तरीके से डिफाइंड था, थे तो एक ही चीज, पंच इन पंच आउट सेम था। तो ये भी पॉलीमॉर्फिज्म। अब शेप वाला फिर से हम दिखा रहे हैं। कैलकुलेट एरिया शेप में एब्स्ट्रैक्ट है क्योंकि एरिया में हमें लेंथ नहीं पता, ब्रेड्थ नहीं पता, रेडियस नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो हम कैलकुलेट एरिया कैसे करें, तो हमने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। फिर तीन इसकी सब क्लासेस है, स्क्वायर, रेक्टेंगल और एरिया। तीनों में कैलकुलेट एरिया है, अपने अपने पैरामीटर्स है, अपना अपना इम्प्लीमेंटेशन है, अपना अपना फॉर्मूला है। अब हम शेप क्लास को यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, तो कैलकुलेट एरिया हमने मेथड लिख दिया, पर क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है हमने सीधा पास लिख दिया, ये करता कुछ नहीं। फिर हमने स्क्वायर लिख दिया और स्क्वायर के ब्रैकेट्स में शेप डाल दिया, मतलब शेप की सब क्लास है स्क्वायर। और कैलकुलेट एरिया इसमें कॉन्क्रीट करके डिफाइन कर दिया कि एरिया इज इक्वल टू साइड टू द पावर 2, मतलब साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। तो ऐसे कैलकुलेट करके प्रिंट कर दिया। और एक मेथड भी है, हम एक कॉन्सेप्ट, एक मॉड्यूल होता है पाइथन में एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, उसको इंपोर्ट करके हम ऐड एब्स्ट्रैक्ट मेथड ये लिख देते हैं मेथड के ऊपर। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन जाता है, क्लियरली एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन है। तो अगर हम इस शेप क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, इंस्टेंशिएट करने की भी कोशिश करेंगे, तो भी एरर आ जाएगा। हम इंस्टेंशिएट भी नहीं कर सकते क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है। अब दो तरीके के वेरिएबल हो, एक होता है जो हर एक ऑब्जेक्ट का अलग हो, जैसे कि एम्प्लॉय में नेम, एम्प्लॉय आईडी, ये सब इंस्टेंस वेरिएबल, क्योंकि हर एक इंस्टेंस का, हर एक ऑब्जेक्ट का अलग है। लेकिन कुछ क्लास वेरिएबल्स भी होते हैं जिनकी एक सिंगल कॉपी होती है और सारे ऑब्जेक्ट्स उस एक सिंगल कॉपी को ही एक्सेस, इनको क्लास वेरिएबल्स बोलते हैं, या जावा में इनको स्टैटिक वेरिएबल्स बोलते हैं, कई और लैंग्वेजेस में भी इनको स्टैटिक वेरिएबल्स बोलते हैं। तो सेल्फ डॉट समथिंग जो होता है वो मोस्टली इंस्टेंस वेरिएबल होता है, और क्लास वेरिएबल्स को सेल्फ डॉट करके नहीं लिखते, नॉर्मली लिखते। तो एम्प्लॉय पंचिंग वाला जो हमारा एग्जाम्पल था, उसमें हमें अगर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो हम उसके लिए क्लास वेरिएबल यूज कर सकते हैं कि टोटल एम्प्लॉयज कितने, तो वो हम आपको करके दिखाएंगे। तो यहाँ हमने अंडरस्कोर अंडरस्कोर टोटल एम्प्लॉयज दे दिया। अब अंडरस्कोर अंडरस्कोर का मतलब है पाइथन में कि ये वेरिएबल बाहर से एक्सेस नहीं हो सकता। तो टोटल नंबर्स को हमने 0 कर दिया शुरुआत में, और इनिट फंक्शन में एम्प्लॉय का नेम हमने इनिशियलाइज कर दिया, टोटल आवर्स को 0 कर दिया, पंच इन टाइम को नन कर दिया। तो ये तो सेम ही है जैसे पहले था, अभी भी है, लेकिन टोटल एम्प्लॉयज को हमने 1 बढ़ा दिया। यानी जैसे ही इनिट होता है, एक नया ऑब्जेक्ट, एक नया एम्प्लॉय क्रिएट हो गया, तो हमने टोटल एम्प्लॉयज को 1 से बढ़ा दी। अब गेट टोटल एम्प्लॉयज करके भी हमने एक फंक्शन बनाया है जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज करंट में कितना है वो रिटर्न कर, लेकिन ये क्लास फंक्शन है और इसीलिए इसमें सेल्फ को पास नहीं किया गया। इसमें देखो ऊपर ऐड क्लास मेथड लिखा हुआ है, तो ये क्लास मेथड बन गया। और टोटल एम्प्लॉयज को भी हमने सेल्फ डॉट टोटल एम्प्लॉयज नहीं लिखा था, तो वो भी क्लास वेरिएबल ही था। तो यहाँ पर इस फंक्शन में गेट टोटल एम्प्लॉयज में हम सिंपली वो वेरिएबल को रिटर्न कर रहे हैं बस। अब एलिस और बॉब 2 वेरिएबल्स हमने बनाए, 2 एम्प्लॉयज बनाए, और फिर गेट टोटल एम्प्लॉयज को प्रिंट कर दिया, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। अब हमने आपको बताया कि ग्लोबल वेरिएबल्स को यूज लोकल फंक्शंस में चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अनइंटेंडेड प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं कई बारी।
तो इसको साइड इफ़ेक्ट्स बोलते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल को हमने लोकल फंक्शन में चेंज किया तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो गए, जिसकी वजह से प्रोग्राम ठीक से चला नहीं। तो ये बैड प्रोग्रामिंग हैबिट मानी जाती है, ग्लोबल वेरिएबल्स को लोकल फंक्शंस में यूज़ करना। तो स्टैटिक वेरिएबल्स को हम फिर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो क्लीनर तरीका है कंट्रोल डेटा करने का। तो अब हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग में पहुँचे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ऐसा जो ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे हम लिखते हैं C=A + B। तो इंटीजर्स के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें अपनी क्लास के लिए भी ऐसे करना हो कि हमें प्लस ऑपरेटर से माइनस ऑपरेटर से उसको ऐड या सबट्रैक्ट करना हो, तो हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमने वेक्टर क्लास बनाई है। वेक्टर क्या होता है अपने मैथ्स में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, हम सिंपल सी बात है, दो वेक्टर्स को अगर ऐड करना है तो वेक्टर में एक एक्स वैल्यू होती है, एक वाई वैल्यू होती है। एक्स, दोनों की एक्स और एक्स को ऐड कर दो, वाई को वाई से ऐड कर दो, तो ये होता है वेक्टर एडिशन। तो हमने इनिट फंक्शन तो नॉर्मल बनाया है, एक्स और वाई को स्टोर कर लिया। उसके बाद एक फंक्शन बनाया हमने __ऐड__। ये फंक्शन यूज़ होता है अगर हमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग करनी है, अगर ऐड ऑपरेटर को ओवरलोड करना है, अगर दो वेक्टर्स को एडिशन करना है हमें, तो हमें इस फंक्शन को ओवरलोड करना पड़ेगा। तो इसमें हम चेक कर रहे हैं, अगर वेक्टर का ऑब्जेक्टिव पास किया गया तो हम एक्स को एक्स में ऐड कर रहे हैं, वाई को वाई में ऐड करके रिटर्न कर रहे हैं। एक नया वेक्टर दे रहे हैं जिसकी एक्स वैल्यू दोनों के एक्स वैल्यू को ऐड करके और वाई वैल्यू दोनों की वाई वैल्यू को ऐड करके। और अगर वेक्टर नहीं है, हमें कुछ और पास कर दिया गया गलती से, तो हम नॉट इम्प्लीमेंटेड रिटर्न कर रहे हैं। ऐसे ही एक और फंक्शन होता है __REPR__। अगर ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो ये फंक्शन कॉल करता है पाइथन इंटरनली। जैसे कि अगर हम किसी चीज़ को प्रिंट करते हैं, वेक्टर को प्रिंट करते हैं, तो ये फंक्शन कॉल हो। REPR और एक और फंक्शन होता है STR, दोनों लिखते हैं ऐसे ही अंडरस्कोर के साथ, __REPR__ या __STR__, ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पहले जो प्रायोरिटी होती है उस STR की होती है। पहले STR फंक्शन कॉल होता है जब अगर हम उस वेरिएबल को प्रिंट करते हैं, तो पहले STR फंक्शन देखा जाता है कि है कि नहीं। अगर है तो वो कॉल होता है, नहीं तो REPR को कॉल करता है पाइथन। तो ये दोनों ही फंक्शन तुम्हारे ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए यूज होते हैं। जैसे यहाँ हमने लिखा है, एक स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया वेक्टर में एक्स और वाई को प्रिंट करके। ये स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं दोनों फंक्शन तुम्हारे किसी भी क्लास की। तो यहाँ हमने सिंपल से लिखा है वेक्टर, फिर एक्स वैल्यू, फिर वाई वैल्यू। लेकिन एक कन्वेंशन होती है कि STR जो है वो यूजर फ्रेंडली प्रिंटिंग के लिए होती है और REPR जो है वो डिबगिंग फ्रेंडली इंफॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ हमने दो वेक्टर्स बनाया, V1 और V2, दोनों को ऐड करके दिखाया आपको, V3 = V1 + V2 और प्रिंट V3 किया है फिर फाइनली। तो जब प्रिंट V3 करेंगे तो REPR कॉल होगा और प्रिंट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक डेटा क्लास नाम का मॉड्यूल होता है पाइथन में, जिसमें आप क्लास में ऐड डेटा क्लास लिख सकते हो और फिर तुम जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, डेटा है, उसकी टाइप स्पेसिफाई कर सकते हो, कौन सा स्ट्रिंग है, कौन सा इंटीजर है, कौन सा फ्लोट है, कर सकते हो। और ऐसे ही गिव रेज करके एक फंक्शन है, उसमें हमने अमाउंट पैरामीटर को भी फ्लोट डिफाइन किया हुआ है, कर सकते हो। नॉर्मली पाइथन कोई स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज नहीं है, लेकिन ऐसा आप रीडेबिलिटी और क्लैरिटी के लिए कर सकते हो। यहाँ हम पहुंचे हैं अपने एंड ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे। अगला कॉन्सेप्ट डिज़ाइन पैटर्न्स है। अगर आपको 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर देखें, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसीलिए मैंने बोला कि 2 साल से ज़्यादा वाले, अगर 2 साल से ज़्यादा आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो देख ले, आपको समझ आ जाएगा। वरना आप कोई और देख ले, रिकर्शन देख ले, बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। जितना भी कोड हमने लिखा है, दिखाया है, वो सारा रिपोजिटरी में है और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप डाउनलोड करके चला के देख सकते हैं।